नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी महान योद्धा सिकंदर, यूनानी शासक सिकंदर की ऐतिहासिक कहानी है। विश्व में अनेक ऐसे राष्ट्र हुए हैं जिनमें कोई न कोई ऐसे उच्च महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की। ये शासक सामान्य लोगों से प्रत्येक क्षेत्र में ज़्यादा ही माहिर थे। संपूर्ण विश्व पर राज करना इनका सपना और इच्छा थी। उसी इच्छा के रहते हुए साम्राज्यवादी नीतियों का पालन करते हुए पर राष्ट्र पर आक्रमण करके उसे हराकर अपना झंडा फहराना इनका उद्देश्य था। जितने भी महान शासक हुए उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षा के लिए अनेक लोगों को मौत के घाट उतार डाला तथा सिंहासन प्राप्त किया, जिससे उनकी हृदय रूपी मन की महत्वाकांक्षा की प्यास बुझी। ऐसे ही अनेकों शासकों में फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट एवं मकदूनिया यूनान का शासक सिकंदर था, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को शासक बनते ही हवा देना शुरू कर दिया, जो कि बचपन में इन्होंने दबा रखी थी। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को क्रियान्वित रूप प्रदान कर इन्होंने विश्व के अनेकों राष्ट्रों को परास्त कर दिया, कई राजवंशों का अंत किया। इनकी युद्ध कला, कौशल, नेतृत्व क्षमता, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति के कारण इन्होंने अनेकों देशों पर विजय प्राप्त की। संपूर्ण संसार में महान बनने की उपाधि को अपने नाम के साथ इतिहास में दर्ज करा लिया। आज भी इन्हें प्राचीन समय की तरह इनके गुणों के कारण महान कहा जाता है। सिकंदर महान इनमें से एक है। सिकंदर का जन्म ईसा पूर्व 356 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर यूनान देश के मकदूनिया राज्य के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था। उसने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर बचपन से ही स्वप्न दृष्टा था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। हमेशा विश्व विजय का सपना देखता रहता था। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु हो गई। फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। शासक बनते ही सिकंदर ने बचपन में दबी अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार करना शुरू किया। उसने सर्वप्रथम मकदूनिया के आसपास के नगरों पर विजय प्राप्त की। फिर मिस्र पर अधिकार करके पश्चिमी एशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद सिकंदर ने 330 ईसा पूर्व में ईरानी शासक दारा तृतीय, जो कि हिखमनी वंश का अंतिम सम्राट था, को युद्ध में पराजित किया। उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और ईरान के जो आपसी संबंध थे वे समाप्त हो गए। सिकंदर ने ईरानी प्रदेशों पर अपनी स्थिति दृढ़ करने के बाद बैक्ट्रिया पर अधिकार किया। तब गंधार के एक प्रांत तक्षशिला के शासक आम्भी ने अपने एक राजदूत द्वारा सिकंदर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा और युद्ध में साथ निभाने का वचन दिया। उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था बड़ी शोचनीय थी। इस समय कई प्रांत छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित थे, आपसी द्वेष एवं ईर्ष्या से पीड़ित थे, परंतु सभी प्रांत धन धान्य की दृष्टि से संपन्न थे। उस समय भारत में कोई भी ऐसी सर्वमान्य शक्ति नहीं थी जो इन छोटे छोटे राज्यों एवं प्रांतों को एक सूत्र में बांध सके और मिलकर
विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा ले सके। सभी प्रांत एक दूसरे पर अधिकार एवं एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। अतः विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत पर आक्रमण कर अधिकार प्राप्त करना बहुत ही सरल था। कुछ राज्यों द्वारा देशद्रोहिता का परिचय देना भी भारत के लिए दुर्भाग्यशाली घटना थी। भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न था और सोने की चिड़िया कहलाता था। इसलिए भी विदेशी आक्रांताओं की गिद्ध दृष्टि हमेशा से ही भारत पर रही। ऐसे अनेकों कारण थे जिससे प्रभावित होकर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने हेतु सिंध नदी की ओर बढ़ा। हिंद कुश के उत्तरी शासक शशिगुप्त को युद्ध में हराकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश किया। सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और तब शशिगुप्त ने भारत विजय में सिकंदर को भरपूर सहयोग दिया। शशिगुप्त की सहायता से सिकंदर ने सिंध नदी की ओर आते समय मार्ग में अनेकों राजाओं जैसे अष्टक राज्य के राजा अष्टकराज, अश्वकायन जाति के शासक अभिसार एवं कुनार, स्वात आदि घाटियों पर विजय प्राप्त की। इन पहाड़ी प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर की सेना सिंधु नदी के किनारे पर पहुंच गई, जहां सिकंदर की सेना ने कुछ समय आराम किया। सेना गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला, जो उस समय का एक प्रसिद्ध नगर एवं व्यापारिक केंद्र था, की सीमा तक पहुंच गई। वहां के राजा आम्भी को इसकी सूचना मिली तो वह सिकंदर का स्वागत करने के लिए अपनी राजधानी से दूर उससे मिलने गए। फिर तक्षशिला में एक शाही दरबार का आयोजन किया, जहां उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। तक्षशिला नरेश आम्भी के सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने के बाद अभिसार के शासक छोटा पोरस एवं आसपास के कई छोटे छोटे राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इन प्रदेशों की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात सिकंदर को राजा पोरस से लोहा लेना पड़ा। राजा पोरस, जो कि पुरु नाम से भी जाना जाता है, वह झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश का राजा था। ये राज्य उस समय भारत का शक्तिशाली एवं धन संपन्न राज्य था। इस राज्य में आधुनिक गुजरात और शाहपुर पंजाब के जिले आते थे। राजा पोरस स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति था। उसका राज्य बड़ा एवं धन संपन्न था, अतः उसके पड़ोसी राज्य उसकी शक्ति को देखकर ईर्ष्या करते थे। उसमें से एक तक्षशिला नरेश आम्भी था। वह पोरस से अत्यधिक ईर्ष्या करता था। इसी ईर्ष्या के कारण उसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जब आम्भी एवं अन्य छोटे मोटे राज्यों ने बिना प्रतिरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो सिकंदर ने अपना एक दूत राजा पोरस के दरबार में अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। उसने सोचा कि अन्य राजाओं की भांति राजा पोरस भी बिना युद्ध किए एवं बिना प्रतिरोध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। किंतु राजा पोरस स्वतंत्रता प्रेमी, निर्भीक एवं स्वाभिमानी था। उसने सिकंदर के दूत से कहा कि वह सिकंदर का स्वागत सेना सहित युद्ध के मैदान में करेगा। सिकंदर ने जब ये उत्तर सुना तो वह अपनी सेना सहित झेलम नदी के किनारे जा पहुंचा, जहां पहले से ही एक और पोरस की विशाल सेना उसका इंतजार कर रही थी। इतनी विशाल सेना को देखकर सिकंदर का साहस नहीं हुआ। उसने दूसरी ओर चुपके से अपने 11,000 सैनिकों को एक रात तेज बरसात में नदी को पार कराया। पोरस को इसका पता चल गया और उसने अपने 2 राजकुमारों को 2,000 सैनिकों एवं कई रथों के साथ सिकंदर का रास्ता रोकने के लिए भेजा। सिकंदर की सेना एवं दोनों राजकुमारों की
सेनाओं के मध्य एक जबरदस्त युद्ध हुआ जिसमें राजा पोरस के दोनों पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। जब राजा पोरस को इसकी सूचना मिली तो वह काफी दुखी हुआ। वह स्वयं अपनी सेना सहित सिकंदर से युद्ध करने जा पहुंचा। सिकंदर और पोरस के बीच कर्री के मैदान में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें अस्त्र शस्त्रों की गर्जना के साथ ही बादलों की मेघ गर्जना भी हुई और भयानक युद्ध के साथ ही मूसलाधार वर्षा भी हुई। वर्षा होने के कारण राजा पोरस का रथ कीचड़ में फंस गया और उसके कई धनुर्धर वर्षा के कारण निशाना नहीं लगा पाए। कई सैनिक भारतीय सेना की हाथी सेना के कई हाथियों के बिगड़कर वापस लौटने के कारण उनके नीचे कुचल गए, जिससे अव्यवस्था फैल गई। इस युद्ध में राजा पोरस ने अद्भुत पराक्रम एवं शौर्य का परिचय दिया, लेकिन इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई और राजा पोरस युद्ध में हार गया। उसके कई हजार योद्धा इस युद्ध में काम आए। इस निर्णायक युद्ध में सिकंदर की विजय के पश्चात राजा पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के पास लाया गया, लेकिन उसके मुख पर वही तेज दिख रहा था जो युद्ध से पूर्व था। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि युद्ध में परास्त होने के बाद भी पोरस के मुख पर उदासीनता के भाव नहीं थे। पोरस के मुख पर सिकंदर की अधीनता स्वीकार न कर युद्ध करने का भाव दृष्टिगोचर हो रहा था। सिकंदर से रहा न गया। उसने राजा पोरस से कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने सिकंदर से कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए। पोरस के वीरतापूर्ण एवं निर्भीकता से दिए उत्तर से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और बहुत खुश हुआ। उसने राजा पोरस को आज़ाद कर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। पोरस को परास्त करने के बाद सिकंदर ने मार्ग में कई छोटे राजाओं एवं कई जातियों के योद्धाओं को परास्त किया। अब उसका सामना कठ जाति से हुआ, जो अपनी वीरता एवं रण कुशलता के लिए प्रसिद्ध थी। इस युद्ध में भी सिकंदर विजयी हुआ। इस युद्ध में उसे काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अब वह व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। वह भारत के अन्य प्रदेशों को जीतना चाह रहा था, लेकिन लगातार युद्धों, थकान और भारतीयों के कड़े प्रतिरोध के कारण उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने उन्हें काफी समझाया एवं प्रलोभन दिया, लेकिन वे नहीं माने। अतः सिकंदर व्यास नदी से वापस झेलम नदी के किनारे पहुंचा। वहां विजित राज्यों की शासन व्यवस्था स्थापित कर तथा सिंधु घाटी पर विजय प्राप्त कर समुद्र तट पर जा पहुंचा। यहां पहुंचने के पश्चात सिकंदर ने अपनी सेना के एक हिस्से को जलमार्ग से रवाना किया। स्वयं स्थल मार्ग से चलते हुए बिलोचिस्तान तथा ईरान होता हुआ 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन जा पहुंचा। बेबीलोन पहुंचने के पश्चात वहां वह अचानक बीमार हो गया और 33 वर्ष की अल्पायु में उसका देहांत हो गया। सिकंदर एक महान योद्धा था। उसकी साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था कि वह यूनान से भारत तक आ पहुंचा। उसमें वीरता, सैनिक योग्यता, रणनीति एवं मोर्चाबंदी एवं तुरंत निर्णय लेने की शक्ति थी, अर्थात वह कई चीजों में अद्वितीय था। उसकी सेना द्वारा विद्रोह के कारण वह वापस लौट गया, अन्यथा वह कई और प्रदेशों पर अधिकार करता। मार्ग में ही मृत्यु होने के कारण सिकंदर भारत में स्थायी राज स्थापित नहीं कर पाया। अगर उसकी अल्पायु में मृत्यु न होती तो शायद वह कई और सैनिक अभियानों में
जाता, फिर भी उसने अपनी अल्पायु में ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वास्तव में वह एक महान योद्धा, वीर सिपाही एवं महान नायक था, जिसने अपनी इतनी अल्पायु में ही विश्व इतिहास में अपना नाम शीर्ष स्थान पर ला दिया। सिकंदर महान अपने समय का एक प्रतापी शासक बना। ये थी शौर्य गाथा सिकंदर महान की। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।